और सीधे आपको ले चलेंगे, इस वक्त अजीत पवार बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील. आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये. तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असू, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना, जे काही भावनिक साथ साहेब ऐका, भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे. साहेब, तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या. त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला ह्या निमित्तानं देतो. हम परिवार के लोग साथ में बैठेंगे, पार्टी के बड़े नेता भी साथ में बैठेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उसके मद्देनजर ही फैसला वहां पर लिया जाएगा. मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि मैं भी उस कमेटी में बैठूंगा. एक पार्टी के नेताओं की कमेटी बैठेगी, परिवार भी के सदस्य भी उसमें शामिल होंगे और हम शरद पवार के सामने आपकी जो भावनाएं आपने यहाँ पर व्यक्त की है वो सारी भावनाएं के अनुरूप फैसला शरद पवार लेंगे. इतना मैं आपको फिलहाल कह सकता हूँ. ये अजीत पवार अभी कह रहे थे. नेहा, साथ ही साहिल, इससे हम क्या समझे? अजीत पवार और शरद पवार के बीच केमिस्ट्री ठीक है, सब कुछ पार्टी के भीतर ठीक ठाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच में एक मिसमैच दिखाई देता है. देखिए, ऐसा है कि हम कह सकते हैं ना, मुझे इस बात को इंग्लिश में एक टर्म है, उसका कहते हैं डेजावू. यानी ये कभी कभी हमने देखा है पहले. मैंने जो बाला साहब ठाकरे के टैक्टिक्स का जो उस वक्त चीजें हुई थी उसका मैंने जो जिक्र किया, उसी तरीके से ये चीजें दिख रही है. बाला साहब ठाकरे ने अब तक 2 बार शिवसेना के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था और जो पार्टी का मुखपत्र है सामना, वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो पार्टी के चीफ के तौर पर इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है. पार्टी के अंदर कुछ नेता उनके फैसले को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे और जब भी ये चैलेंज होता वो ये जाहिर करवाने की कोशिश करते कि आखिरकार पार्टी में किसकी बात चलेगी. लगता है कि शरद पवार को यह समझ में आ गया है कि अब उनका मौका है. अब तक पार्टी में 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी, एनसीपी बनी थी, तब से लेकर अब तक शरद पवार के नेतृत्व को चैलेंज नहीं किया गया था. इस बार शरद पवार ने 2019 में जो फैसला लिया, उस फैसले को पिछले कुछ महीने में चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है. ये बात जब उनको समझ में आई तब अचानक ये मौका लेकर उन्होंने एक बार फिर ये टटोलने की कोशिश की है कि क्या पार्टी में उनकी बात आखिर में चलती है कि नहीं चलती है. क्या पार्टी के सारे नेता उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले पर काम करने को तैयार है या नहीं है, या फिर इस उम्र में उनको जो शिवसेना के साथ हुआ, जिस तरीके से शिवसेना पार्टी को एकनाथ शिंदे ने टेक ओवर किया, क्या उन्हें ये वो देखना पड़ सकता है क्या? ये बात वो टटोल कर देखना चाहते हैं. ये बात बिल्कुल साफ है. ये पूरी तरीके से पार्टी में किसका शब्द चलेगा. आज देखिए, अजीत पवार को आकर ये कहना पड़ रहा है कि पार्टी के हमारे सारे नेता बैठेंगे, परिवार के सदस्य बैठेंगे और ये सारे मिलकर, तो क्या साहिल हम ये माने कि किसी समिति का गठन किया जाएगा, जिसका इशारा एक तरीके से यहाँ पर अजीत पवार ने दिया है? उन्होंने कहा है कि ये समिति डिसाइड करेगी कि कौन अगला अध्यक्ष होगा. नहीं, ऐसा नहीं बोला है अजीत पवार ने. अजीत पवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं वहां पर व्यक्त हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, उनकी भावनाओं के तहत ये फैसला लिया जाएगा. ये वो अजीत पवार कहने की कोशिश कर रहे हैं. यानी अजीत पवार कह रहे हैं कि शरद पवार भले ही अपना फैसला सुना चुके होंगे, लेकिन अभी भी इसे हम मानने को तैयार नहीं है. यही बात वो अलग शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए पवार के सदस्य फैमिली के सदस्य साथ में बैठेंगे और उनके शब्द जो है. पूर्व सीएम महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. आप सवाल करना चाहेंगे उससे? पृथ्वीराज जी, आप इस पूरे चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? यह पार्टी के अंदर का लीडरशिप टसल के रूप में इसको देखा जाए, या सचमुच में शरद पवार कह रहे हैं कि अब मैं 83 साल का हो चुका हूं, अब मैं और पार्टी के अध्यक्ष तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हूं और अब पार्टी को अपना सक्सेसर ढूंढ लेना चाहिए? या आप उस नजर से देख रहे हैं? क्या यह पार्टी के अंदर की सक्सेशन की लड़ाई है या पार्टी के अंदर शरद पवार का शब्द अंतिम बनता है कि नहीं बनता है, उसकी लड़ाई चल रही है? देखिए, जो अंदरूनी तौर पे एनसीपी में क्या बातचीत हो रही है मैं तो नहीं जानता. जो प्रकट रूप से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें यही क्या है कि उनकी एज के कारण वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहेंगे, लेकिन राजनीति से मुक्त नहीं हो रहे हैं. वो और कुछ दिन तक राजनीति करते रहेंगे. अब ये भी मैंने सुना है कि
जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के इतर शीर्ष नेता है और शीर्ष नेता है, उन्होंने कहा हमें यह फैसला मान्य नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पवार साहब का ये निजी फैसला है, इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण करना सही नहीं रहेगा। जो भी स्पष्टीकरण देना है पवार साहब खुद देंगे, वो हमेशा आपसे मिलते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं विश्वास रखें कि वो जो कह रहे हैं वही सही बात है। इससे हम क्यों कुछ और नहीं, चीज ढूंढने लेकिन की कोशिश पृथ्वीराज जी पिछले कुछ दिनों से आपने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा, हमने देखा कि अजीत पवार, ये बातें खुलकर मीडिया में सामने आ रही थी कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक धड़ा है, वो चाहता है और उनके कई विधायक ये चाहते हैं कि अगर 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर एनसीपी ने सत्ता बनाई होती तो वो ज्यादा स्थिर सरकार होती, एमवीए का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी और अभी भी वो बीजेपी के साथ समझौता कर लेना चाहिए ताकि सेंट्रल एजेंसीज के दबाव से उन्हें छुटकारा मिल सके। ऐसी स्थिति में शरद पवार बार बार ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हूं और ये जो दबाव पार्टी के कुछ एक धड़े का जो बन रहा था, उसके जवाब में शरद पवार का ये कदम आप देख रहे हैं क्या? देखिए, आपने दो बातें कही। सबसे पहली बात आपने कही कि क्या 2019 में बीजेपी के साथ जाना चाहिए था। देखिए, 2014 में भी जब चुनाव के नतीजे आए थे तब भी एनसीपी की ओर से एक बयान आया था कि स्थिर सरकार बनाने के लिए शायद हमें बीजेपी का समर्थन देना चाहिए। ये 2014 की बात कर रहा हूं मैं। 19 में भी एक तबका था कि वो शायद बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहता था। एक अजीत पवार जी ने तो उपमंत्री पद का ओहदा भी ग्रहण किया था, शपथ भी ली थी, ये भी हम जानते हैं। अब ये अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस में क्या अंतिम फैसला हुआ वो भी आपने देखा है। तो पहला मुद्दा ये है कि कुछ जो तबके हैं एनसीपी के, वो चाहते थे बीजेपी के साथ जाए, शायद आज भी वो चाहते हों, ये आपका आकलन है। लेकिन आपने दूसरी बात कही कि जो एजेंसी का दबाव चल रहा था, जिसके चलते कई दलों के नेता लोग अपने दल में नहीं रह पा रहे हैं, वो उनको दल बदल करने पे बाध्य किया जा रहा है, वो दूसरा मुद्दा है। देखिए, दोनों मुद्दे अपनी अपनी जगह है। क्या ये एजेंसी के दबाव के कारण कुछ हलचल हो रही है या कुछ जो हमारे वैचारिक हमारी मान्यता थी एनसीपी के गठन में, जो कांग्रेस मूल के लोग हैं उनमें कोई बदलाव हुआ है या वो नरेंद्र मोदी जी के भक्त बने हैं, मैं नहीं कह सकता। ये एनसीपी के अंदरूनी बातों पे टिप्पणी करना वैसे भी उचित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पवार साहब ने देश की राजनीति भाषण उन्होंने किया है, जो भाषण उन्होंने किया, आप खुद मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा जो भाषण उन्होंने किया है वो बिल्कुल वही भाषण है जो 2013-14 के पहले वो कर रहे थे। उन्होंने यही बात कही है जो तब भी उन्होंने कही थी। उन्होंने तब कहा था कि आज के भाषण में जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि उनका रिटर्न स्पीच अभी हमारे पास आया हुआ है, उनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर मैं रखूं तो उन्होंने कहा है कि 1 मई 1960 से लेकर मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, पिछले 63 साल से मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं, 56 साल से मैं किसी न किसी सदन का सदस्य रहा हूं, फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्यत्व मेरा 3 साल के लिए अभी तक बाकी है। मैंने मंत्री के तौर पर कई साल काम किया है, लेकिन मैं अब किसी और मुद्दों पर भी काम करना चाहता हूं। अब देश में जो अलग अलग सवाल है उनको लेकर मैं काम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा सकता। आपको याद होगा कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी एक बार उन्होंने इसी तरीके की भूमिका रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो राजनीति में बने रहे, उसके बावजूद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बावजूद वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। पिछले साल ही पार्टी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये 5 साल की टर्म होती है। तब उन्होंने नहीं कहा कि ये पार्टी का मेरा आखिरी टर्म होगा। आज 1.5 साल के बाद वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। किस नजर से आप फिर उसको देखते हैं?